हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यकीन इस बात का है कि ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद ठीक होंगे। हुँ? शायद ठीक होंगे। ये एक उम्मीद के ज़रिए आप सबसे वार्ता करने आया हूँ। लिख देता हूँ किस टॉपिक पर है ताकि आपको आसानी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम भाई। चलिए, मैंने लिख दिया है टॉपिक, मैंने लिख दिया है। अब मैं बात करूँगा उस टॉपिक पे जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मुसलमानों उर्फ ठेकेदार इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग बहन, कैसी हैं? मुझे मालूम है कि तथाकथित मसीहा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि वो सिर्फ आपको बरगलाने का काम ही करेंगे, इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ साहब, और मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, सच बोलने की। क्या करूं, जब किसी पे जुल्म होते देखता हूं तो रहा नहीं जाता है और मुझे बोलना पड़ता है और मैं बोल देता हूं। ये एक तकलीफ है मुझे कि मैं नहीं रोक पाता हूं अपने आप को और मैं बोल डालता हूं। ये मुझे अफसोस है, इसलिए अफसोस है क्योंकि आप लोगों को सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। आप लोगों को उस चीज से सरोकार है जो आपके नेताओं के हक में किया जाए, उससे है। बाकी आप लोगों की रुचि से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए बात मैं कर रहा हूं असम की, बात मैं कर रहा हूं मदरसा बंद कर देने की, बात मैं कर रहा हूं इस दोगलेपन की जो कार पर खुमार चढ़ चुका है। मैं जानता हूं कि मुसलमानों के तथाकथित मसीहा जो सिर्फ ठेकेदार हैं वो इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। मजबूरन बोलना पड़ रहा है। आज सोचा था, पोस्ट डाला था कि बोलूं या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि बोलने वालों की कमी तो है इस देश में, मुसलमानों के हक में बोलने वालों की कमी तो है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जितनी कमी है उससे कहीं ज्यादा सुनने वालों की कमी है। हम अगर बात मदरसे की करेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम आपके करते हैं, हम देशद्रोही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम गद्दार हैं मुसलमान कौम के लिए, क्योंकि हम उनके कौम को वोट नहीं करते हैं। हम नेताओं की चाटुकारिता नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसे बिकना कहते हैं तो हां, हम बिके हैं। अगर इसे बिकना कहते हैं तो हम हां बिके हैं। चलिए, अब बात शुरू करते हैं। असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का एक कानून बनाया है और उसकी दलील ये दी है कि साहब हमारे पास बजट नहीं है, भारत के पास बजट नहीं है, असम सरकार के पास बजट नहीं है कि हम मदरसों को खुला रख सकें और उनमें कुरान की पढ़ाई करवावें। सही है, जाहिर है जो भी सुनेगा अभी यही कहेगा, जाहिर सी बात है, धार्मिक पढ़ाई कराने के लिए क्यों बजट खर्च किया जाए। बेशक मान बुरा हूं, क्योंकि मैं डबल तरीके से मारता हूं। पहले तो आपकी बात मान लेता हूं और मानने के बाद वही बात आपके मुंह पे मार देता हूं, इसलिए बुरा हूं मैं। मान लिया आपकी बात, बेशक सही कहते हैं कि साहब क्यों आखिर ये भारत के लोगों का टैक्स का पैसा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग टैक्स देते हैं, उनका पैसा आखिर मदरसों पे क्यों खर्च किया जाए? नहीं खर्च करना चाहिए। बेशक आपकी बात सही हो सकती है, मान सकता हूं, लेकिन चलिए हम आपको लेके चलते हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं उस जगहों पर जहां आपके बड़े से बड़ा परडिशन नहीं दे सकता है। आपके बहुत से बहुत बड़े धर्मात्मा, आपके बड़े से बड़े पॉलिटिशियन लेके आइए उनको और मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जो कहेंगे वो हारूंगा, जो कहेंगे वो हारूंगा।
सिर्फ इस बात का जवाब दे देना जो मैं कहने जा रहा हूं। कुंभ के मेले में 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 2019 का बजट में बता रहा हूं, 4200 करोड़ रुपए। गूगल कर लेना, गूगल कर लेना। गलत हो तो जिम्मेदार मैं हूं। गूगल पे ना साबित कर पा, सरकार निकालना है तो उत्तर प्रदेश सरकार से निकाल सकते हो। 4200 करोड़ रुपए मेले में। पूरे इलाहाबाद को, जो अब प्रयागराज हो चुका है दुर्भाग्य से, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है चंद दिनों के लिए। चंद दिनों के लिए उस शहर को स्वर्ग बना दिया जाता है। 142 मुल्कों से 142 मुल्कों को दावत दी जाती है कि आइए साहब, कुंभ के मेले में आइए, हमारे यहां कुंभ का मेला होता है, आइए। 4200 करोड़ रुपए के, छोटी रकम नहीं होती है ये। शिक्षा के क्षेत्र में 4200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाए तो शिक्षा न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे पास मेले में खर्च करने के लिए 4200 करोड़ रुपए हैं, लेकिन शिक्षा पे खर्च करने के लिए भारत। अब बात करते हैं, आप कहेंगे साहब शिक्षा की बात अलग है, मदरसे की बात अलग है। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता है मदरसों में, साइंस भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। या एक काम करते हैं, आपके सरकारी स्कूलों में चलते हैं, वहां के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, मदरसों में चलते हैं, वहां के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, और उसके बाद दोनों को एक साथ बिठा करके दोनों का इम्तिहान ले लेते हैं। साबित हो जाएगा कौन सही है, साबित हो जाएगा पैसा सही कहां जा रहा है और गलत कहां जा रहा है, पता चल जाएगा। मदरसे के टीचरों की सैलरी जोड़ लेना, सरकारी स्कूल के दूसरों स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की सैलरी देख लेना कितना होता है, कितना होता है। वहां के निकले हुए मैं बता दूंगा। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम को तो छोड़ देता हूं। आज लोग एपीजे अब्दुल कलाम के फोटो डाल रहे हैं और साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब कोई फायदा नहीं इन फर्जी बातों से, कोई फायदा नहीं। आपने उनकी लाइफ नहीं देखी है, आपने उनकी लाइफ पढ़ी नहीं है, आपने उनकी लाइफ समझी नहीं है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते, हुकूमत में बैठे लोग अगर आज एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़े होते तो आज मदरसों को बंद करने की बात न करते, बल्कि मदरसों को आगे बढ़ाने की बात करते। ये कहते हैं कि हमें और अब्दुल कलाम चाहिए और हमें और अब्दुल कलाम, हमें मदरसों में जाना होगा, समझना होगा उसे। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे दूसरों के भरोसे, और हम राफेल दूसरों से खरीदते रहेंगे। हम आज अगर राफेल दूसरों से खरीद रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने एजुकेशन को कभी बढ़ावा देने का काम नहीं किया है, इसलिए हम राफेल दूसरे से खरीद रहे हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत में नहीं बनाई जा सकती थी। यह एपीजे अब्दुल कलाम ने साबित किया है। एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े थे। चलिए छोड़ देता हूं एपीजे अब्दुल कलाम को, वो तो मुसलमान थे, दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको मुसलमान से नफरत है, दिक्कत है। इसलिए आगे चलता हूं। आपके मुंशी प्रेमचंद क्या कहेंगे उनके बारे में? मदरसे से तालीम हासिल की है उन्होंने, साबित करूंगा। ना साबित कर पाया, जो आप कहोगे वो हार जाऊंगा। बोलो, मुंशी प्रेमचंद ने मदरसों में तालीम हासिल की है। देख लेना, ये नरेंद्र मोदी का इतिहास नहीं है, एहतिशाम रिजवी का है, याद रखना। नरेंद्र मोदी का इतिहास नहीं है, यह एहतिशाम रिजवी का इतिहास है। जाकर के देख लेना। मैं जो बात कहता हूं प्रूफ के साथ कहता हूं, साबित करता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मुंशी प्रेमचंद मदरसों से तालीम हासिल करके आए हैं। अब बताइए, दीजिए मुझे जवाब, क्या कहेंगे? मदरसों की घटिया तालीम आप कहते हैं ना, तो घटिया तालीम करके मुंशी रहेंगे? आपको है किसी के पास अगर जवाब तो लाइए, अपने नेताओं को बताइए। अमा असल में मामला यह है कि मुसलमानों में कोई बोलने वाला नहीं है। सच ये है, मैं बता देता हूं बहुत अच्छे से। जो बोल देता है ये समझते हैं साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि और अच्छा किया जा सकता था, इस पे और रिसर्च किया जा सकता था, इस पे और बेहतरीन बोला जा सकता था, इस पे और बेहतरीन मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बेहतरीन बोलता हूं ना, मुझसे भी बेहतरीन बोलने वाले पड़े हैं, बहुत अच्छी दलीलें देने वाले लोग हैं। आप उनको देखिए, बुलाइए उनको डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े आइए और मदरसे से पढ़े हुए किसी एक नॉर्मल छात्र को लेकर चले आइए।
पता चल जाएगा सबकी असलियत क्या है, औकात पता चल जाएगी। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश और आ जाते हैं, घूम थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश का सैर करा देते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम तो सुना होगा आपने, सुना होगा। मैं उसी बात की दलील दे रहा हूं जो आप ये कहते हैं ना कि हम इस्लामिक शिक्षा ग्रहण कराने के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं उसी बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं ना मजहब के धर्म की पढ़ाई, मजहब की पढ़ाई के लिए हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। धर्म के लिए हमारे टैक्स का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, ये आपकी दलील है और इस पर मैं बता रहा हूं। बताइए, इस पे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल महावीर भाई। अब आइए चलते हैं अयोध्या। 133 करोड़ रुपए के दिए जले थे, 133 करोड़ रुपए के दिए जले थे अयोध्या में। इस साल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए जवाब दे दीजिए। 133 करोड़ रुपए किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर जो एक धर्म 33 दे रहे हैं, तो 133 करोड़ रुपए धर्म आप दिए कैसे जला सकते हैं? बताइए, है जवाब किसी के पास? 133 करोड़ रुपए के दिए एक उस जगह पर जो लिए वो है खास धर्म का स्थल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर किसी के पास जवाब है तो मुझे जरूर दे देना। 4200 करोड़ कुंभ में, 133 करोड़ रुपए अयोध्या में। अगर आपके पास इसका जवाब है तो दे देना। सवाल और भी है मेरे पास, सवाल और भी है मेरे पास। अगर मैं मूड में बैठ जाऊं, अगर मैं बढ़िया मूड में बैठ जाऊं बात करने, तो मुझे लगता है कि शायद आपके पास मेरे 100 सवालों का एक जवाब नहीं होगा। मैं आपसे 100 सवाल कर लूंगा लेकिन आप एक जवाब नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि भैया 9 साल से यही कर रहा हूं, 9 साल से इन्हीं को समझ रहा हूं, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को समझ रहा हूं, इनके नेताओं को, इनके चमचुओं को और इनके चिंटुओं को समझ रहा हूं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फॉलो करे ना करे। अब मुझे जवाब दे दो, इस बात का जवाब दे दो कि आखिर कैसे 4200 करोड़ और 133 करोड़ रुपए किसी धार्मिक स्थल पर कैसे खर्च हो रहे हैं और क्यों खर्च हो रहे हैं? टैक्स हम सब देते हैं, हम सब भारतीय देते हैं। आप 1 रुपए की साबुन की टिकिया खरीदते हैं ना, जो अब नहीं मिलती है 1 रुपए की। अब 1 रुपए की अगर कोई चीज खरीदते हैं, एक बच्चे के लिए चूरन खरीदते होंगे ना 5 रुपए का, आप तो 1 रुपए खैर कुछ मिलेगा नहीं। अगर 5 रुपए का चूरन खरीदते हैं ना, उसमें भी टैक्स है, टैक्स दे रहे हैं ना हम कार खरीदते हैं तो कितने टैक्स हैं? अरे साहब आपको पता नहीं है, कार खरीदने पे हम गौ माता का भी टैक्स देते हैं। रोड टैक्स और ये टैक्स वो टैक्स छोड़ दीजिए, स्वच्छ भारत टैक्स छोड़ दीजिए, वो भी देते हैं। हालांकि रोडें ठीक नहीं है, साफ नहीं है, मगर हम उसका पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, हम उनका टैक्स देते हैं। आप मुझे बताइए, हर चीज में। असल में आज भाई सारी लाइटें ऑफ हैं क्योंकि वफा है, इसलिए हर चीज में हम टैक्स देते हैं, हर चीज में आप बढ़िए टैक्स दीजिए। एक सामान खरीदिए, आप एक रोटी खरीदिए, टैक्स दीजिए। ठीक है साहब, देते हैं। हम भारतवासी हैं, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए टैक्स देते हैं। तो आइए बढ़ाते हैं भारत को, बंद करते हैं ये सारे शिक्षा के क्षेत्र के काम जो धार्मिक हैं, या हर वो काम बंद कर देते हैं जो धार्मिक है। कोई काम धार्मिक गवर्नमेंट नहीं कराएगी। लाइए बिल, लाइए कानून, हम स्वागत करते हैं उसका। बिल्कुल, धर्म का कोई काम गवर्नमेंट नहीं कराएगी, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं खर्च करेगी किसी भी धर्म पे। बताइए, तैयार हैं इसके लिए क्या? नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके धार्मिक स्थलों पे ताला लग जाएगा, आप कुंभ के मेले का, आपके अयोध्या में दिए जलाना बंद हो जाएगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। आप जानते हैं कि 133 करोड़ रुपए दिए जलाने के लिए, आपको पता है कि 4200 करोड़ रुपए किसी मेले में खर्च करने के लिए किसी आदमी के पास नहीं है। ये सच है भाई। मेले बहुत सारे होते हैं, बहुत जगह मेले होते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत, बीच में रस्सी बांध करके निकलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, कीजिए मेला। हमारे भाई बंधु हैं, जरूरी थोड़ी है कि हमारे देश से हैं, हमारे वतन से हैं, हमारे भाई हैं। आप, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, तैयार हैं हम उसके लिए।
आप 10 का बिल कह रहे हैं साहब रसीद, नहीं 50 का रसीद कटवाऊंगा, चलिए 100 दूंगा, आइए करिए। कुंभ का मेला क्या, हर जगह मेले करवाइए, गली गली मेले करवाइए, तैयार हूं इसके लिए, खूब चंदा दूंगा। लेकिन क्या आप ये 4200 करोड़ रुपए जो खर्च करते हैं कुंभ के मेले पे, इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं साहब, इसको नहीं दे सकते ना, आपके पास इसका जवाब है ही नहीं। और सच तो यह है कि आपके पास ये सवाल भी नहीं आता है, यकीन मानिए आपके पास ये सवाल भी नहीं आता है। संसद भवन में खड़े होकर के अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, विधानसभा में अगर खड़े होकर के ये सवाल पूछ लिया जाए, तो किसी के पास जवाब है क्या? लेकिन ये सवाल करेगा कौन, कि सवाल करेगा कौन? वीडियो रुक रही, हाँ यही प्रॉब्लम आती है भाई निसार भाई। सवाल ये है कि ये सवाल करे कौन? जो सवाल करना चाहते हैं उनको फिरकों में बांट दिया जाता है, जो सवाल करना चाहते हैं उनको राजनीतिक पार्टियों में बांट दिया जाता है, जो सवाल करना चाहते हैं उनको इस पे दबा दिया जाता है कि तुम मेरे नेता से मत बोलना। तो फिर बताइए सवाल करे कैसे? मैं तो सवाल करता हूं, चैलेंज करता हूं भारतीय हुकूमत को। 4200 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में, 133 करोड़ रुपए अयोध्या में, और न जाने देश में ऐसे कितने धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, न जाने कितने धार्मिक जिनमें हमारे टैक्स का पैसा खर्च होता है। आखिर क्यों? किससे पूछकर, किसकी मर्जी से? और मैं ये साबित कर दूंगा कि मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, कुरान भी पढ़ाया जाता है, कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता है, कुरान भी पढ़ाया जाता है। जिसे और सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं वैसे कुरान पढ़ाई जाती है। और ये संविधान ने ये हमें पावर दिया है, ये इजाजत दी है, ये इजाजत हमें संविधान ने दी है कि हम अपनी शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और इसमें सरकार समर्थन करेगी। स्कूलों में ये पढ़ाना जाना चाहिए। मैं कहता हूं संस्कृत का एक और एक अरबी का या उर्दू का क्यों नहीं आप करते हैं साहब? एक अरबी का और एक संस्कृत का आप शुरू कर दीजिए चैप्टर, चलिए तैयार हैं इसके लिए, हर स्कूल में कंपलसरी कर दीजिए। अगर सच में धार्मिक पढ़ाई शुरू हो जाए, अगर भारत में सच में हकीकतन धार्मिक पढ़ाई शुरू हो जाए, तो बहुत चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि आज क्योंकि धार्मिक पढ़ाई नहीं हो रही है, इस वजह से माहौल खराब होता जा रहा है। अगर सच में धार्मिक पढ़ाई हो रही होती तो आज माहौल इतना गंदा ना होता, इतना गंदा ना होता। जो प्राइवेट मदरसे थे, जो लोग प्राइवेट मदरसे खोले थे, उनको मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर रख रहे हैं, साइंस के टीचर रख रहे हैं, कंप्यूटर्स के टीचर रख रहे हैं। कह नहीं साहब, हमें जरूरी यह है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। बेशक आगे बढ़ने का एक यही तरीका है, दुनियावी तालीम जरूर हासिल की जाए। और यह है, और सरकार एक बात और सुन लेना, सरकार इतनी ज्यादा रहमदिल भी नहीं है, हम पे इतनी ज्यादा फिदा भी नहीं है कि हमको वो फौरन दे देगी बजट के साहब जाइए और आप कुरान पढ़वा लीजिए। ना 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 ना, सरकार को ये बात मालूम है कि उसमें सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाई जाती है, कुरान भी पढ़ाई जाती है। ये मसला है। तो साहब ये दोगलापन बंद कर दीजिए, ये दोगलापन बंद कर दीजिए। हर कदम पे आपका दोगलापन नजर आ जाता है, हर कदम पे आपका दोगलापन नजर आता है, हर कदम पर आपका दोगलापन नजर आता है, क्योंकि आपसे कोई सवाल करने वाला। लेकिन साहब क्या करें, मेरी तो आदत है कड़वा बोल, अब क्या करूं साहब, ये लोग मुझे 1000 बार जलील करते रहे, मैं सच ही सवाल करूंगा। और अगर किसी के पास और दीजिए मुझे जवाब, और कहिए आकर के कहते शाम रिजवी तुमने कहा था ना कितना पैसा खर्च होता है वहां पर, यह है जवाब, दे दो जवाब। कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई भी प्रोग्राम होता है और गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, तो क्यों? वो आपका अपना धर्म है, आप मनाइए धर्म, किसने रोका है? हम तो नहीं कहते हैं साहब हमारे यहां ईद में आप मेला लगवा दीजिए, हम कहते हैं बकरा ईद में हमारे घरों में बकरा भेज दीजिए, हम तो नहीं कहते हैं साहब हमें नहीं चाहिए बकरा आपका, कि गवर्नमेंट हमारे घर बकरा भेज दे कुर्बानी के लिए। हम तो नहीं कहते हैं कि हमारे घर से अपने बजट से भेजे, नहीं साहब, हम खरीदेंगे, खाने की जरूरत होगी तो। भाई अगर हमें खाने की जरूरत है तो हम खरीदेंगे, खाएंगे। हमको अगर जश्न मनाना है, अगर हमें ईद का जश्न मनाना है तो हम खुद ही करेंगे ना।
हम तो नहीं कहेंगे कि साहब मेला लगवा दे हुकूमत तो हम चले जाएं उसमें। क्यों भाई, हुकूमत के साथ थोड़ी बैठेंगे। जश्न मनाना है तो किसी मज़ार पे कोई प्रोग्राम होता है, किसी जगह कोई धार्मिक स्थल पे कोई प्रोग्राम होता है, तो क्या ये कहते हैं साहब सरकार कितना बजट देगी? क्यों भाई, हमें नहीं चाहिए बजट। इतना ही शौक है हमें तो हम खुद ही करेंगे, नहीं हैसियत होगी नहीं करेंगे, चंदा करेंगे, तब क्या दिक्कत है? बिल्कुल बहन, यही बात है, असल में यही दिक्कत है। लेकिन मसला ये है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साहब एक तरफ के लिए और दूसरी दूसरी बातें होंगी। एक को यह कहा जाएगा कि साहब धार्मिक प्रोग्रामों के लिए आपको बजट दिया जाएगा, और दूसरी तरफ कहा जाएगा कि आपकी एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बात यह नहीं है, मैं बता देता हूं, बात यह नहीं है कि मदरसों को बंद किया जाए। यह है कि अब किसी तरीके से मुसलमान को शिक्षा में पीछे किया जाए। एक सुदर्शन एक दलाल है, एक दलाल पर जो है उसके बारे में तो आपको पता होगा, मालूम होगा उसके बारे में। उसने जो शुरू किया था अभी अपना दोगलापन, उसके बारे में पता होगा आपको। सरकार ने बहुत सीरियस लिया है उस मामले को। आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को, मुझे पता है। मैं दलील देता हूं कि सरकार ने सीरियस लिया है। आप सब जो है मुझ पर निगाह रखिए, मगर हम कहीं और निगाह रखते हैं, समझ रहे हैं? हम कहीं और निगाह रखते हैं, आप मुझ पर निगाह रखिए कि हम कदम कैसे, अल्फाज जो निकलते हैं वो कहीं आपके नेता के खिलाफ तो नहीं है। आप मुझ पर निगाह रखिए, लेकिन हम निगाह कहीं और रखते हैं। सरकार ने बहुत सीरियस लिया इस मामले को, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने यह कहा को टारगेट नहीं कर सकते हैं शिक्षा के नाम पे, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करेगी, उसकी देखरेख करेगी। केंद्र सरकार को बड़ा बुरा लगा, इतना सीरियस हो गई केंद्र सरकार के, फौरन पहुंची और साहब बोली कि नहीं साहब, पहले डिजिटल मीडिया जो है उसको रोकिए, डिजिटल मीडिया को रोक दीजिए, ताकि ये हम जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल ना कर पाए। बोले साहब इसको रोकिए पहले। जाहिर सी बात है, अगर एहतिशाम रिजवी को आप रोकेंगे नहीं, उसकी आईडी बंद नहीं करेंगे, उसके पेज को डिलीट नहीं करेंगे, तो सवाल करेगा। और अगर सवाल कर देगा तो जिनके जहनों में अपने नेताओं की सिर्फ एक छवि बन के आ गई हो गया, उनके सब बंद हो गया है, उनके दिमाग में छेद हो जाएगा और ये सोचने लगेंगे कि जायज सवाल ये है, इस सवाल को हमको उठाना चाहिए, इस सवाल को हमको करना चाहिए। उनकी खोपड़ी में घुस जाएगा। मेरा सवाल करना, मैं ये नहीं कहता हूं कि तबाही मच जाएगी, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे सवाल से तूफान मच जाएगा, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे सवाल से गवर्नमेंट झुक जाएगी, मैं नहीं कहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि शायद मेरे सवाल से 10 और लोगों के जहन खुल जाएं और वो लोग भी सवाल कर सकें। इसलिए मैं सवाल करता हूं। मैं इसलिए नहीं करता हूं कि गवर्नमेंट झुक जाएगी ना, मेरे सवालों से गवर्नमेंट नहीं झुकने वाली। लेकिन हां, अगर मेरे सवालों को देख करके 10 लोगों के और जहन खुल गए और उन्होंने भी सवाल कर लिया, तब एक ताकत बनेगी, तब गवर्नमेंट झुकेगी। लेकिन साहब बड़ी प्रॉब्लम है, इस रिजवी ने क्यों किया है? दिक्कत यह है, हम रिजवी की वीडियो अपने वाल पर कैसे शेयर कर दें, या किसी को इनवाइट कैसे कर लें, या शेयर कैसे कर दें? ये तो रिजवी है, नहीं कर सकते। तथा कथित मसीहा ठेकेदार, उनकी होती तो अलग बात थी, क्योंकि वो आपके मसीहा बन चुके हैं। मुझे मसीहा बनने का शौक नहीं है। दिक्कत यह है, हम ठेकेदारी ले रहे होते, हम कहते साहब कि आज की लाइव डिबेट जो है, हम लाइव जो है ये इसलिए कर रहे हैं कि योगी सरकार झुक जाए, असम सरकार झुक जाए, या केंद्र सरकार झुक जाए हमारे सवालों से, तब आप बड़ा खुश होते। हम साफ तौर से कह रहे हैं, मेरे सवालों से सरकार नहीं झुकने वाली कहीं भी। लेकिन हां, मेरे सवालों से 10 और लोगों का शायद जहन खुल जाए और वो भी सवाल कर लें, और अगर वो सवाल करेंगे तो 2-4 शायद एक मजबूत ताकत, एक आवाज चाहिए, वो उन तक पहुंच। हालांकि जवाब कोई मालूम है, जिगरा चाहिए। संसद भवन में जा लेने से, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए कि जायज सवाल किया जाए। मैं कहता हूं, अपने अपने सांसदों से पूछ लीजिए, कैसे हमसे आप पेश आते हैं, उसी तरीके से अपने अपने नेताओं से अगर पेश आ सकते हैं तो बताइए,
करके कि आज ये बता दीजिए कि साहब कुंभ के मेले में 4200 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो कहां से आते हैं, किसके पैसे हैं? क्या वो हमारे टैक्स के पैसे नहीं हैं? ये पूछ लीजिए साहब। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूछ लीजिए एक बार, बोल दीजिए कि 133 करोड़ रुपए किसका पैसा था? ये क्या सरकार का पैसा था? यानी सरकार का था तो हमारा था, सरकार के पर्सनल तो नहीं था। अब योगी जी को दहेज उतना ही मिला था, है ना? हालांकि शादी नहीं हुई है। मोदी जी को भी दहेज में नहीं मिला होगा, तो मिला किसको दहेज में इतना पैसा जो अयोध्या में मूर्तियों, उसके दियों के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? यानी कि हमारे टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। जो हमारी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए था वो दिया जलाने में खर्च हो रहा है। जो हमारे मेडिकल पे खर्च होना चाहिए था वो मेलों में खर्च हो रहा है। लेकिन किसी ने आज तक सवाल नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम जर्जर है, किसी को कोई परवाह नहीं है इसकी, और किसी के पास ये सवाल भी नहीं है। बारिश आ रही है, जो हाल हैदराबाद में हुआ है वो उत्तर प्रदेश का भी होने वाला है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। आपने पूछा अपने सांसद, अपने विधायक, अपने पार्षद, प्रधान से पूछा है जो काम नहीं हुई अभी तक ना? आप क्यों पूछेंगे? आपको तो डर है। हाँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं रिजवी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेता को कहने की, ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं, यह आपको हक है। संविधान ने आपको यह हक दिया है, लेकिन नेताओं से पूछने के लिए आपका कोई हक नहीं। आप हाथ बांध लेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, या फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे। आइए नेताजी, अपनी पगड़ी उतार करके कुर्सी साफ करके नेताजी को बिठा देंगे। जब तक आप ये करते रहेंगे आपको कोई नहीं बचा सकता। वालेकुम सलाम भाई, आपको कोई नहीं बचा सकता है। हमारा नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे। आरएसएस के हाथों, जैसे पिछले कुछ दिन से बिका हुआ हूं, आरएसएस और बीजेपी के हाथों बिका हुआ हूं। जैसे बहुत साहब ने बताया कीमत तय कर दी मेरी, तो वैसे ही बिक जाऊंगा। अब समझ में ये नहीं आता है, कंफ्यूजन और है कि अगर मैं बिक गया था तो मैं कैसे सवाल कर लिया बीजेपी से। दिक्कत ये भी है। चलिए इस बात पे ना ही जाए तो बेहतर होगा। खैर चलिए, ये तो एक मामला था। अब एक सवाल और छोड़ के जाता हूं, आप लोगों के जहनों में नहीं है। एक सवाल और छोड़ के जाता हूं, सवाल छोड़ जाता हूं, जवाब कोई दे पाएगा। हाथरस मामले में भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने एक गंदी जबान के तहत लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। उसमें बाराबंकी का एक लीडर था जिसका नाम रंजीत बहादुर लाला था। और तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मैं बता देता हूं, पता कर लेना इस बारे में। जिसका नाम मैं ले रहा हूं, जिन बेटियों के लिए सवाल कर रहा हूं वो बेटियां ये बात समझ जाएं, जिन माओं के लिए मैं सवाल कर रहा हूं वो माँ ये बात समझ जाएं, बस उसके बाद 2-4 केस और मेरे ऊपर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं, ये सवाल करने के लिए, उससे ये सवाल करने के लिए जिगरा चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप? जिगरा चाहिए होगा। रंजीत बहादुर लाला, जिसने ये कहा था कि आखिर इन बेटियों का शव गन्ने के ज्वार के ही अरहर के खेत में ही क्यों मिलता है, अरहर गन्ना और ज्वार के खेत में ही क्यों मिलता है, में शव क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसने खुद, यानी ऐसी लड़कियां जो होती हैं जिनका शव मिलता है, वो लड़कियां खुद अपने प्रेमी को बुलाती हैं खेतों में। के बाद उनके साथ जब ये हादसा हो जाता है तो साहब बवंडर बन जाता है। ये गंदी जबान मेरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर रंजीत बहादुर लाला की है। जी हां, अब मेरा मकसद कहने का यह है कि आज बाराबंकी में ही, उसी बाराबंकी में जिस बाराबंकी का लीडर है ये, उसी बाराबंकी में एक बेटी का शव मिला है। अब में जुर्रत होगी तो तुम भी पूछना, तुम्हें जुर्रत होगी तो तुम भी पूछना कि धान के खेत में शव कैसे मिला, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब क्या इसकी जिम्मेदारी रंजीत लाला लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? खेत में मिला है धान के, उसका सवाल था ना कि धान के खेत में क्यों नहीं मिलता है, अरहर के गन्ने के खेत में ही क्यों मिलता है? अब बताओ, अब क्या कहोगे? क्या धान के खेत में बुलाया था? जिस लड़की को मार दिया जाता है, बेरहमी से उसका कत्ल करके मार दिया जाता है, उस लड़की पर लांछन लगा दिया जाता है, इल्जाम लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका कैरेक्टर खराब था, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। चलिए मान लेता हूं, मानता नहीं हूं मगर मान लेता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूं, पहले मान लेता हूं उसके बाद घुमा के मारता हूं। चलिए मान लेता हूं। अब 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, 4 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, 1 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है।
6 महीने की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो कहां खेतों में बुलाने जाती है? वो किसको बुलाने जाती है? वो कौन सा प्रेमी बना के रखती है? किस प्रेमी को बुलाती है कि आओ, बताओ मुझे। लेकिन कभी तुमने अपने नेताओं से पूछा है कि इतनी गंदी और घटिया बयानबाजी क्यों करते हो? तुम्हारी मां और बहन पर इल्जाम था, लेकिन हम सब इस बात पे खामोश थे क्योंकि ये हमारे लीडर पर इल्जाम नहीं था। अगर हमारे लीडर पर इल्जाम होता तो हम ईंट से ईंट बजा देते। हम ईंट से ईंट बजा देते साहब। मजाल कैसे हुई किसी के हमारे नेता के खिलाफ बोलने की? चलिए कोई नहीं, मां बहन के खिलाफ बोला है, कोई बात नहीं, चलता है। हमारी मां बहनों की इज्जत पे उंगली उठाई है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। मजाल तो तब है बोल के दिखा मेरे नेता के खिलाफ, औकात बता दूंगा, यही कहा जाता है ना मुझसे। आज भी एक साहब लाइव मुझसे यही कह रहे थे ना, बोल के दिखाओ, औकात बता देंगे। वाह, हम किस देश के वासी हैं ये छोड़िए, हम कितने घटिया आदमी हैं ये समझिए। हमारी मां को, हमारी बहन और हमारी बेटी कि उनका वो प्रेमियों को खेतों में बुलाती हैं, उसके बाद उनके साथ ये कांड हो जाता है, उसके बाद हम रोते हैं, तब हम चुप हैं। अगर नेता को बोला होता तो जवाब छोड़िए साहब, जवाबों का अंबार लगा देते और बोलते कि बोल के दिखा, तेरी औकात बता देंगे। अब उसको औकात बताने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है। क्या उसको औकात? मां होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बीवी होगी, कोई तो होगा। क्या ख्याल है? तुम्हारी मां बहनें के खेतों में तो काम करने जाती होंगी ना। मैं चलिए गरीब तबके से बोल देता हूं, आपकी मां बहनें खेतों में जाती हैं ना? बताइए बताइए, उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है क्या? काम करने तो जाती हैं खेतों में ना, उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है? आपकी मां बहनों पे इल्जाम नहीं है? या वो गरीब मां बहन बेटियां जो जाकर के खेतों में काम करती हैं वो आपकी मां बहन बेटियां नहीं है? नहीं साहब, बात मां बहन की है तो चलती है साहब। वालेकुम भाई, नेताओं की बात होती तो हम ईंट से ईंट बजा देते। धन्य हो महाराज आप लोग, धन्य हो। सच ये है कि सच में कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं किनके लिए सवाल करता हूं, किनके लिए बोलता हूं, किनके लिए रिस्क लेता हूं, बोलता हूं। यहां पर एक बहन है हमारी जिनको पता है कि मैं अक्सर ये बात कहा करता, लेकिन क्या करें साहब, जमीर है कि मरता ही नहीं है, नहीं मरता है। जिस दिन जमीर मर गया उस दिन हम आप जैसे हो जाएंगे और एक नेता का साथ पकड़ लेंगे और कहेंगे भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और मजाल है कि फिर कोई बोल दे मेरे नेताजी के बारे में, जबान खींच लेंगे उसकी। मेरे नेताजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना 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 ना, कदापि नहीं। अभी बिकाऊ नहीं है। मैंने कहा था, बहुत साहब ने पूछा है मुझे कि तेरी औकात ही क्या है, तुझे खरीदेगा ही कौन? तो मैंने पहले भी बताया है, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कीमत नहीं तय की है। जिस दिन मैं कीमत तय कर लूंगा उस दिन बिक जाऊंगा। हो सकता है कीमत एक बूथ अध्यक्ष की हो, है ना, ये भी हो सकती है। कीमत की बात है, कुछ भी हो सकती है कीमत, जरूरी नहीं है कि रुपया पैसा हो। एक बूथ अध्यक्ष का पद भी कीमत होता है, कुछ भी मिल सकती है। इसलिए कह रहा हूं, जमीर जिंदा है साहब, अभी जिंदा है। किसी पॉलिटिक्स को, किसी नेता को सपोर्ट करना गलत नहीं है, उसका समर्थन करना गलत नहीं है, उसका अंधभक्त बनना गलत है। जैसे ही किसी के आप अंधभक्त बन जाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं कहता हूं मैं तो बहुत करता था, अंधभक्त नहीं उनका। मनमोहन सिंह को पसंद करता था मैं, अंधभक्त नहीं उनको। आप कहो आप ही कांग्रेसी हो, मनमोहन को पसंद करते हो, फिर कहोगे अटल को पसंद करते हो, बीजेपी के हो, है ना। अखिलेश के कामों को मैं बहुत ज्यादा तरजीह देता हूं क्योंकि वो बंदा काम करता है। जितनी भी सरकार उसके हाथ में रही, जब तक वो मुख्यमंत्री रहा, उसने काम किए हैं, कुछ लाजवाब काम किए हैं उसने। चाहे स्टेडियम को लेकर के हो, चाहे हाईवे को लेकर के हो, चाहे लैपटॉप को लेकर के हो, चाहे साइकिल को लेकर के हो, चाहे उसको बेटियों की शादी का 20,000 रुपए देना हो, बहुत सारे उसने काम किए हैं। एक बार मुख्यमंत्री रहा है, बहुत सारे काम किए हैं। रिस्पेक्ट देना चाहिए काम को, नियत को। अगर कह सकते हैं कि नहीं साहब वो तो घटिया नेता है, होगा, लेकिन जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ है। बेशक मानता हूं कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दंगों का जिम्मेदार था, बेशक मैं मानता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा के क्षेत्र में
तरजीह देनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। उसकी तारीफ करता हूं। अब मैं केजरीवाल का अंधभक्त नहीं हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, मानता हूं, उस बात की तारीफ है, रिस्पेक्ट है उसकी। लेकिन दंगों में जो उसने डबल रोल निभाया, दंगों को रोकने के बजाय जाकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके गांधी जी दंगे रोक दो वाली नौटंकी किया, उसके मुखालिफत करता हूं। साहब यही कीजिए। अगर अपना विकास चाहते हैं ना, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो यही कीजिए। मेरी राय ये है। बाकी आप जिम्मेदार हैं भैया साहब, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप सब, मुझे मालूम है कि आप सब बहुत समझदार हैं। आपने तथाकथित ठेकेदार तैयार कर लिए हैं। आपके कौम के नहीं हैं, आपके क्षेत्र के नहीं हैं, आपके जिले के नहीं हैं, आपके प्रदेश के नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपके ठेकेदार हैं वो। किसी कोई मुद्दा होगा तो आप उनको ठेका दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठेका दे दीजिएगा भाई। अच्छा, मुझे कहना यह था कि मेरे ऊपर भी जो है बहुत सारे मुकदमे हैं, तो कोई ठेकेदार होगा आपकी निगाह में तो बताइएगा, ठेका दे देते हैं। ठीक है, कोई ठेकेदार होगा तो बताइएगा साहब, ठेके दे देते हैं हम भी अपने मुकदमों का। क्या ख्याल है आपका? दिलवा दीजिएगा कोई ठेकेदार को। कभी जाकर के टटोल के देखिएगा कि उसके दिल में कितनी मोहब्बत है। कभी जाकर के टटोल के देखिएगा कि वो किन बातों पे बात करता है। कभी जाकर के ये समझिएगा कि वो किस टॉपिक को उठाता है। कभी समझिएगा इस बात को। जो मुद्दा हाईलाइट हो जाए उस पर बात करना बहुत आसान है साहब। जिस मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा हो उस मुद्दे पर बात करके दिखाइए। जिस मुद्दे पे करने की, जिसको छुपाया जा रहा हो उस पर बात कीजिए। ताहिर हुसैन से लेकर के शर्जील तक, शर्जील से लेकर के दूसरे जितने जितने पड़े हुए हैं, जो जिनके ऊपर न जाने कौन कौन से धाराएं लगा दी गई हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एनआरसी का विरोध किया था। उनके बारे में कोई भी बोल सकता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मामले हैं हॉट टॉपिक्स। सबको पता है, सबको पता है कि अगर हम ये बोलेंगे तो एक खास कम्युनिटी को अपने कब्जे में। शुक्रिया चेतन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर देखिए, अब यहाँ पे चेतन भाई चूंकि आ गए हैं सामने, तो उनके मुंह पे तारीफ करने की बात नहीं। फिर ये कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत देने का काम जो करते हैं, सबसे ज्यादा हिम्मत देने का, मैं कई लाइव में ये बात कर चुका हूं, आज फिर कहता हूं। वालेकुम सलाम गैरी उंडाल भाई, कैसे हैं आप? भी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सबसे ज्यादा मुझे ताकत देने का जो काम करते हैं, मैं मैसेंजर दिखा सकता हूं, वो मुझे सरदार कम्युनिटी करती है, सिख कम्युनिटी करती है। सबसे ज्यादा ताकत देने का काम। जब जब मैं एक पोस्ट भी अगर कर दूं और लग जाता है कहीं से, वो मुझे मैसेज करके मुझे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, कोई मतलब नहीं है उनका, कोई सरोकार नहीं है उनका। एनआरसी होगी तब भी उनका नुकसान नहीं, नहीं होगी तब भी नुकसान नहीं। सरकार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी चूंकि वो सच और झूठ में अंतर जानते हैं, वो आंख बंद करके किसी नेता पे भरोसा नहीं करते हैं। वो दिल टटोलते हैं, जबान नहीं देखते हैं। वो निगाहों से ये समझ जाते हैं कि इसकी असलियत क्या है। इसलिए जैसे ही कभी एक पोस्ट कर देता हूं जब मायूसी वाली होती है, फौरन मुझे कई सिख भाई, नहीं साहब अभी नहीं, अभी हार नहीं मानना है। आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं। आपको लगता है ये बदलाव नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और हिम्मत जुटाइए। आपको ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात धीरे धीरे बढ़ गए तो बहुत, ये मत साहब तुम्हारे बड़े 30 मार खा हो, तुम बड़े 30 मार खा हो, तुम्हारी बड़ी पहुंचती होगी, नहीं हूं, लेकिन तुम तक पहुंच रही है इसका हूं, तुम तक पहुंच रही है इसका मतलब कुछ तो हूं। अगर तुम चाहो तो आगे तक पहुंच, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो आगे तक पहुंचा सकते हो। अब मर्जी तुम्हारी। वालेकुम सलाम भाई, बिल्कुल बेशक। तो ये मसले हैं। अब अगर किसी के पास मेरे दे दीजिएगा, वरना रिजवी तो बिकाऊ है आरएसएस का दल्ला है ना। आरएसएस की दलाली खाने वाला रिजवी, भारतीय जनता पार्टी की दलाली खाने वाला रिजवी, वही है ये। बाकी सब आप जानते ही हैं। अगर किसी के पास इन बातों का जवाब है, तुम्हारे किसी लीडर के पास, किसी नेता के पास, किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास, किसी प्रवक्ता के पास है तो बताइए। मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कि टीवी डिबेट पे जा सकूं। अगर टीवी डिबेट पे जाता
तो भी यही सवाल करता। हाँ, टीवी डिबेट में जाने के लिए करना यह होगा कि 500 रुपए लेना पड़ेगा, है ना। 500 रुपए लेना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा। टीवी डिबेट में जाने वाले लोग 500 रुपए लेकर के टीवी डिबेट में जाते हैं। शुक्रिया भाई। 500 रुपए लेकर के जाते हैं। वो जायज सवाल ही नहीं करते हैं जो जायज सवाल होने चाहिए। वो सवाल वही करते हैं जो खुद फंस जाएं। उनको बताया जाता है साहब ये सवाल है और ये सवाल आपको करना है। वरना बताइए, इतने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मुझे छोड़िए भाड़ में गया मैं, इतने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एक से एक बेहतरीन लोग, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत से बेहतरीन लोग पड़े हुए हैं, उनको कभी नहीं बुलाया जाता है किसी डिबेट में ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगाह नहीं है उन पर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी निगाह है। एक मसला देख लीजिए कहीं, देखिए फौरन कैसे बताएंगे साहब, हिस्ट्री बता देंगे वो सोशल एक्टिविस्ट की कि साहब ये है। लेकिन उनको किसी डिबेट में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि जानते हैं कि ये बेबाकी से बोलने वाले लोग हैं, ये बिकाऊ नहीं है, ये गाँव नहीं है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जाता है। बुलाया उनको जाता है जो चंद पैसे लेकर के बैठ जाएं, बातें सुने और चले जाएं। उनको तो मेन मसला यह होता है किसी तरीके से बेइज्जती करके फंसा देना है, हल ना निकलने पाए। एक डिबेट में सिर्फ एक सवाल कर देना। मैं सभी भाइयों से कहता हूं, जो लोग तुम्हारी नॉलेज में हो, जो डिबेट में जाते हो, असम मामले पे या मदरसे मामले पे जो लगातार डिबेटें हो रही हैं, जब भी जाना जा करके सिर्फ इतनी बात कह देना कि ये 133 करोड़ अयोध्या में दिए पे, ये 4200 करोड़ कुंभ के स्थलों पे, करोड़ों रुपए जो बर्बाद किए जाते हैं, ये शिक्षा पे क्यों नहीं, ये धार्मिक स्थलों के सारा पेमेंट खत्म कर दिया जाता है, क्या वजह है? एक सवाल कर लेना, सारी डिबेट में इसका जवाब नहीं मिलेगा। दुनिया की बातों पे आपको घुमाएगा वो एंकर बैठ करके, साथ में अपने बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ। और याद रखिएगा, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता की बात नहीं है इसमें, सारे प्रवक्ता ऐसे ही हैं, सारी पार्टियां यही चाहती हैं। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि तुम सवाल करो ढंग का, कोई पार्टी नहीं चाहती। आज उनसे, बीजेपी की सरकार है, उनसे सही सवाल कर लोगे तो कल कांग्रेस की आएगी तो उससे भी तो करोगे, इसलिए वो नहीं चाहती है। परसों कोई तीसरा आएगा उससे भी तो करोगे, इसलिए वो नहीं चाहती है। इसलिए समझ जाओ। बेशक सही बात है गैरी भाई, बिल्कुल सही बात है। ये तथाकथित जो हैं, इन्हीं की वजह से सारा फंडा खराब हो गया है। सब 500 रुपए पे जाकर के बिकेंगे, एक कॉफी पे बिक जाएंगे। या हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भाई चलो मान लेता हूं, एक बात और थोड़ा रहम कर देता हूं, हो सकता है पैसा भी ना लेते हो, इसलिए जाते हो ताकि टीवी डिबेट में दिख जाएं, उनकी नस्लें बाद में देखें, अरे साहब मेरे दादाजी तो बड़े 30 मार खा थे, वो तो टीवी पे आते थे, इसलिए जाते होंगे शायद। कोई तो वजह होगी जाने की, वरना बेइज्जती करा के क्यों आते हैं, भाई मसला क्या है? बात पाकिस्तान की हो रही है, किसी मौलवी का काम क्या है वहां? अगर बात पाकिस्तान की हो रही है तो किसी मौलवी को क्यों बैठाला जाता है, क्या वजह है? और वो मौलवी क्या करना चाहते हैं वहां? बात तो पाकिस्तान की चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होंगे उनको होना चाहिए वहां पर। ये नेता लोग क्या करने जाते हैं, ये मौलवी लोग क्या करने जाते हैं? पाकिस्तान, चीन हमला कर रहा है, चीन घर में घुसे आ रहा है, डिबेट किस में करनी है? एक पंडित जी में, एक मौलवी में। क्यों भैया, क्यों? क्या पंडित जी और मौलवी साहब जाकर के चीन को पीछे भगाएंगे? सुरक्षा सलाहकार नहीं है देश में, सुरक्षा पे बात करने वाले लोग नहीं हैं, उसके जानकार नहीं है। हल किसको निकालना है? जब हल निकालना होगा तब ऐसा बिठाया जाएगा ना, अभी तो गुमराह करना है। और ये बात हमारे भाई बंधु नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हाँ जाते हैं, बेशक सच है, ये फोटो के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो तब तक अच्छे हैं जब तक दूसरी पार्टी को घेर रहे हैं। आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसको नहीं घेर रहे हैं, किसी और को घेर रहे हैं, तब तक वो अच्छे हैं। अगर वो आपकी पार्टी को घेरने लग गए तो फिर अच्छे नहीं है, फिर तो बिकाऊ हैं एक नंबर के। जैसे मैं बिकाऊ हूं। अभी मुझे लगता है कि आज का अमाउंट मुझे नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से सवाल किया। ये भारतीय जनता पार्टी मीन्स आरएसएस, तो आरएसएस से सवाल जो मैंने आज किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से किए हैं या भारतीय गवर्नमेंट से किए हैं, ये शायद इसीलिए क्योंकि आज का पेमेंट नहीं मिला होगा, है ना। तथा कथित जानकारों द्वारा जो बताया गया है कि मैं बिक चुका हूं, प्रूफ भी कर रहे हैं साहब कि मैं बिक चुका हूं। अब दिखाया नहीं प्रूफ, वो अलग बात है। अडानी अंबानी के लिए ही है
सब कुछ अडानी अंबानी के लिए हो रहा है, लेकिन मसला बड़ा गजब का है उंडाल भाई। यहां मसला यह है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि एक दो से कुछ नहीं होने वाला है। या आप जानते हैं, हम जानते हैं, 50 लोग जानते हैं, 50,000 लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के लोग जानने ही नहीं, और जो जानते भी हैं वो सवाल नहीं करना चाहते हैं, और जो सवाल भी करते हैं वो आगे उनका सवाल लोग बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं, शांति। भारत में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है इस टाइम तो वो रेप। जानते हैं क्या है रेप? बताऊं क्या है रेप? आपकी मां, बहन, बेटी, आप समझ सकते हैं अगर उसका रेप हो जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? आप समझ सकते हैं कि उसकी जिंदगी का हाल क्या होगा? न वो जी सकेगी न मर सकेगी। पता है आपको ये बात? लेकिन शायद आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप रेप पर कड़ा कानून लाने के सवाल नहीं कर सकते हैं, कड़ा कानून लाने के लिए अपने सांसद विधायक से सवाल नहीं कर सकते हैं, कड़ा कानून लाने के लिए बात नहीं कर सकते हैं, इस पर बात करने वालों को आगे बात बढ़ा नहीं सकते हैं, तो लानत है आप पर। अगर आप अपनी मां, बहन, बेटियों की सुरक्षा पे बात नहीं कर सकते हैं तो फिर बेवकूफी है। बेवकूफी है हम सबका आपके सामने बोलना, चीखना, चिल्लाना। अब पंजाब हरियाणा को बेचने का, हाँ सब बेचेगा भाई, सब बेचेगा। जिस देश की जनता अपनी मां, बहन, बेटियों के बलात्कार पे, जिस देश की जनता अपनी मां, बहन, बेटियों के बलात्कार की, वो क्यों कर बोलेगी? बताइए, क्यों कर बोलेगी? चाहिए, ये बात पता होना चाहिए। मगर साहब मेरा क्या, मैं तो बिकाऊ आदमी हूं। आ गया तो बग डाला। लोग समझते हैं मैं भड़ास निकालने आता हूं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। कुछ भी समझ लो, सच्चाई ये है, सच्चाई यही है कि अपने जमीर को अभी तक ना बेच पाया हूं ना मार पाया हूं। जिस दिन अपने जमीर को बेच या मार दिया, बात खत्म हो जाएगी। आपकी तरह हम भी चले जाएंगे, भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जी के ऊपर कुर्बानी जवान कर दें, जो है जवान, क्या कहते हैं उसको, जवानी कुर्बान कर देंगे। भैया जी के ऊपर जवानी कुर्बान, है ना? साहब के लिए अपनी जान दे देंगे। न जाने कौन कौन से बढ़िया बढ़िया से स्लोगन बना करके, डायलॉग बना करके आ जाएंगे मैदान में, खड़े हो जाएंगे झंडा लगा के, पट्टा वट्टा बांध के एकदम तंदुरुस्ती से। मजाल है कि कोई हमारे नेताजी के बारे में बोल दे। सोचो, जब हर इंसान अपने पड़ोसी से शिकवा नहीं रखता तो ये भीड़ कहां से बन जाती है जिसमें एक लाइन का सवाल है और सारी मॉब लिंचिंग खत्म कर देने का दावा है। सारी मॉब लिंचिंग खत्म हो सकती है अगर इसका जवाब मिल जाए। जो लोग भीड़ बन करके किसी को मार देते हैं, सब खत्म हो जाए अगर इस बात का जवाब मिल जाए। मगर हमें इस पे बात नहीं करनी है। वालेकुम सलाम भाई, हमें इस पे बात नहीं करनी है ना, इस पे बात नहीं कर सकते। चेतन भाई, इस पे कैसे बात करें? इस पे बात नहीं कर सकते। हम तो नशे में हैं साहब, अपने पार्टी के, अपने लीडरों के, अपने नेताओं के नशे में है साहब, और हमें नशे में ही अच्छा रहता है। वो क्या है, एक नसरुद्दीन शाह का कोई गाना है, अगर याद आ गया तो एक लाइन बता जाऊंगा, उसके बाद लाइव बंद कर दूंगा, काफी लंबा हो चुका है। मुझे पीने दो, ऐसा करके कुछ है ना, लिख दे मुझे, बट है कुछ। चलिए कोई बात, लेकिन की कोई मूवी है जिसमें जो है मुझे को लेकर के कुछ ऐसा सॉन्ग है एक, बारिश में, है ना? तो बस वही है, हम तो उसी में मस्त हैं भैया, मदमस्त हैं एकदम। वालेकुम सलाम भाई। और जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, है ना? ये आपकी मोहब्बत है बहन, ये आपकी मोहब्बत है कि आप कहती हैं कि हम कभी नहीं बिक सकते। लोगों ने तो मेरी कीमत भी लगा रखी है। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद। बिकाऊ रिजवी का सलाम कबूल करिए। बिकाऊ रिजवी, आरएसएस का दलाल, चमचा, चाटुकार, वगैरह वगैरह, अपने जहनों में मत रखिएगा। अपने नेताओं से करिएगा कि मदरसा बंद करने की जरूरत क्यों है। जी अब्दुल कलाम की बात नहीं है,
मुंशी प्रेमचंद्र भी इन्हीं मदरसों से निकले हैं। सवाल कीजिएगा, मदरसों पर थोड़ी सी पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। भाई, दिल्ली में एक लड़के को 6-7 लोगों ने उसी लड़के की गली में ही पीट पीट के मार डाला। क्यों? देखने वालों में, हाँ बेशक मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बेशक सही कहा आपने होंडाल भाई। एक गली में, उसी की गली में, सोचने की बात है कि उसी की गली में आखिर उसके कितने दुश्मन थे, कितने दोस्त थे, कितने उससे मोहब्बत करने वाले लोग थे, कितने उसके जानने वाले लोग थे। अगर थे तो कैसे हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? इस पे तो हम काफी पहले से जोर दे रहे हैं ना। अपने पड़ोसियों से रिश्ता बना के रखिए, आपके काम आपके पड़ोसी आएगा। काफी पहले से बोलता आया हूं, कम से कम मुझे जहां तक याद है बोलता आ रहा हूं मैं। फिर कैसे हो गया? कि मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। अगर किसी लीडर का दामन थाम के उसकी चमचागिरी करके मैं लीडर बन जाता, तब आप मेरी बातों को सराखों पर रखते और मेरे जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते। शर्त लगाता हूं, शर्त लगाता हूं, तुम्हारे किसी लीडर से ये जबान बुलवा के दिखा देना, किसी लीडर से। बिल्कुल अपना फर्ज निभाना रहता है हर हाल में। किसी लीडर से ये जो जायज सवाल हमने किए हैं ना, ये करवा के दिखा दीजिएगा, करवा के दिखा दीजिए यही सवाल, मान जाऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय जो हमेशा से